गुड इवनिंग दोस्तों। सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जहां से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और लोअर पीसीएस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और लोअर पीसीएस में जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास क्या है और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं या क्या जरूरत है। इतिहास को लगभग 5 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट होता है हमारा प्राचीन काल, दूसरा होता है मध्यकाल, तीसरा होता है आधुनिक भारत, चौथा पार्ट है आजादी के बाद अब तक। यह पॉलिटी में भी आता है और हिस्ट्री में भी आता है। और पांचवा जो पार्ट होता है वह विश्व इतिहास का होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका मेंस का ही टॉपिक है, या अधिकतर ऑप्शनल या फिर यूपीएससी के जीएस में भी पूछा जाता है। लोअर पीसीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यह स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में ही क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। इसके बाद से आखिर हम जानेंगे कि हम हिस्ट्री को जानते कैसे हैं। हिस्ट्री को हम जानते कैसे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास वो कौन सी सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को जानते हैं। तो स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हम इतिहास को जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, स्रोत और दृष्टिकोण। स्रोत को हम किस नजरिए से देखते हैं वह दृष्टिकोण होता है। स्रोत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पूरा तात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। तीसरा आ जाता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी
यात्रियों का विवरण। ये जो स्रोत हैं यह प्राचीन काल और मध्यकाल के इतिहास के जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन स्रोतों को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं? किस दृष्टिकोण से देखते हैं? एक बात समझ लीजिएगा, जो भी कुछ चीजें हैं यह अंग्रेजों के द्वारा ही हमें बताया गया है। अंग्रेजों ने ही भारत आने के क्रम में भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और ये सारी चीजें हमें बताया है। दृष्टिकोण में पहले जो आते हैं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण होता है। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण दूसरा होता है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तीसरा होता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टि मार्क्सवादी और दृष्टिकोण। साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण में अंग्रेजी विचारक आ जाते हैं, जो अंग्रेज हैं, वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति आपसे अच्छी रही है, जिसके कारण हम आप पर राज कर रहे हैं। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण यह अपने जो प्राचीन काल की सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि हम कितने समृद्ध थे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में भारतीय और विदेशी दोनों थे जो मार्क्स के विचारों को मानते थे, जैसे नीचे तबके के लोग हर कालखंड में कैसे रहे हैं उसके बारे में ये लोग बताते हैं। दो चीज हम जान गए, स्रोत। एंशिएंट हिस्ट्री जो है अधिकतर इन्हीं तीन स्रोतों पे आधारित है, एंशिएंट और मिडिवल। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है दृष्टिकोणों पर आधारित है, अधिकतर दृष्टिकोणों पर आधारित है। साथ साथ सोर्सेज क्या है ये भी देखा जाता है। अब प्राचीन जो काल का जो इतिहास है उसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं, तीन शब्दों को ही हम लेकर चलेंगे जिससे हम इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? पहला होता है कब, दूसरा शब्द है कहां, तीसरा शब्द है कैसे। इन अगर तीन शब्दों को अगर आप पकड़ लिए तो आपका हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी मजबूत हो जाएगा। अब देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। कोई भी घटना घटी हुई होगी, कोई भी घटना घटी हुई होगी तो उसका कोई टाइम पीरियड होगा। कब, यह समय को बताता है, समय को बताएगा। कहां, जगह को बताएगा। कैसे, प्रोसेस को बताएगा।
प्रोसेस कहिए, क्यों कहिए, ऐसा क्यों हुआ है, इन चीजें हमें जानना है। ये हिस्ट्री में महत्वपूर्ण होता है, ये चीजें जानना इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे थोड़ा सा। इसमें हम प्राचीन काल के बारे में ही हम जानने का प्रयास करेंगे। सारे टॉपिकों को नहीं डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिकों को और डिस्कशन के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल, प्राचीन काल को हम 5 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, तभी हम इतिहास को ज्यादा दिनों तक अपने दिमाग में या माइंड में रख सकते हैं, नहीं तो भूल जाता है। जब भी प्राचीन काल की बात आती है, हम शुरुआत करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, इससे यूपीएससी में 9 के बराबर क्वेश्चन आता है और स्टेट पीसीएस में 9 के ही बराबर क्वेश्चन आता है, लेकिन लोअर पीसीएस में क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में, और प्रारंभिक परीक्षाओं में अगर पूछना होगा तो स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, मानकर चलिए इससे। तो पाषाण काल क्या है, जिससे नाम से ही है, पाषाण मतलब पत्थर, इसको प्रस्तर काल भी कहा जाता है, स्टोन एज भी कहा जाता है। मतलब भारतीय इतिहास या इतिहास का वह कालखंड जिसमें मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उस कालखंड को पाषाण काल के नाम से हम जानते हैं। अब ये प्रश्न उठेगा कि समय का जो मानव है कहाँ रहता था, इस समय का मानव कहाँ रहता था। इस समय का मानव जंगलों में रहता था और उन स्थानों पर रहता था जहां पर उसको शिकार भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए और गुफा भी मिल जाए, क्योंकि ठंड का उस समय आप जानेंगे कि काफी ठंड होती थी, तो उनको गुफाओं में रहना पड़ता था। जो पाषाण काल के लोग थे वह अधिकतर गुफाओं में ही रहे हैं। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल और नव पाषाण काल और नव पाषाण काल। आखिर इसको 3 कालखंड में हम क्यों बांटते हैं, इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, उसी के माध्यम से हम पाषाण काल को जानने का प्रयास करेंगे। पुरातात्विक स्रोत को कब, कहां और कैसे, उस समीकरण में हम बैठा देंगे मैथ के फार्मूला के अकॉर्डिंग, और हमें बातें याद हो जाएंगी। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा सा मतलब ये है पुराना। इस समय लोग बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। अब यह पूरा पाषाण काल के औजार कहां से मिले हैं, पूरा पाषाण काल के औजार कहां से मिले हैं, इसके लिए हमारे पास एक आउटलाइन मैप होना चाहिए, उसमें हम मेंशन कर देंगे, उसमें हम उस जगह को मेंशन कर देंगे, जिससे हम कभी भूल
नहीं पाएंगे, हमें रटना नहीं है। उसके बाद से मध्य पाषाण काल, हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, यह वह दौर था जब मनुष्य के द्वारा पहली बार जानवरों को पालतू बनाया गया। मध्य पाषाण काल इतिहास का वह कालखंड है जब मनुष्य पशुपालन का शुरुआत करता है, यानी पशुओं को वह पालने लगता है। अभी तक वह आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक और खाद्य संग्राहक का मतलब यह हो गया कि वह शिकार के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता था, लेकिन पशुओं को वह पालतू नहीं बना पाया था। मध्य पाषाण काल आते आते टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ। जब टेम्परेचर कम हुआ तो टेम्परेचर, ये जब तापमान में जब कमी आई तो अनेक प्रकार के घास भी निकल कर आए और उनको खाने वाले जीव जंतुओं का भी विकास हुआ। उनको खाने वाले जीव जंतुओं का भी विकास हुआ। अब इस काल में जो है मनुष्य को और ज्यादा मात्रा में पशुओं का संग्रह देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि अब कोई 2 रोटी खा रहा है तो 6 रोटी तो खाने नहीं लगेगा वो। तो अब जब ज्यादा उसके पास ऑप्शन आया तो वह इन पशुओं को पालतू बनाया। पालतू इसलिए बनाया कि आगे चलकर हम इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास सरप्लस हो गया। कुंडा जो के कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सरप्लस हो गया उनके पास। अब ज्यादा ऑप्शन आने लगे, पशुपालन करने लगे। नवपाषाण काल आते आते, नवपाषाण काल को क्रांति भी कहा जाता है। नवपाषाण को क्रांति भी कहा जाता है। तापमान में और कमी आई, तापमान में और कमी आई। यह वह समय था जब मनुष्य खेती करना शुरू किया और अस्थायी रूप से रहना शुरू किया। मनुष्य खेती करना शुरू किया और अस्थायी रूप से रहना शुरू किया। मैं किसी का भी लोकेशन में नहीं बता रहा हूं, अभी किसी का भी लोकेशन नहीं बता रहा हूं। जब इस पे बारे में डिस्कशन होगा उस समय मैं बताऊंगा किसका लोकेशन कहाँ है। अभी मैं बस बता रहा हूं कि आपको हिस्ट्री पढ़ना कैसे है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यह भी है, यह इसका भी कोई कालखंड होगा। कब, कहां कहां, लोकेशन मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कहां से, किस जगह से इसके प्रमाण, नवपाषाण काल के प्रमाण हमें मिलते हैं, या पशुपालन के प्रमाण हमें भारत के किन किन जगहों से मिलते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक पशुपालक खाद्य उत्पादक। खाद्य उत्पादक, इसी के साथ पाषाण काल के साथ ही ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को भी हम पढ़ते हैं। ये एक टॉपिक हो गया। जब भी पढ़ेंगे हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, चूंकि यह पूरा तात्विक स्रोतों पर आधारित है। इस समय का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। हाँ, यह इस समय में क्योंकि गुफाओं में रहता था तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो गुफा चित्रकला का प्रमाण मिलता है। गुफा चित्रकला का प्रमाण मिलता है। यह मध्य प्रदेश में एक जगह है, भोपाल के पास भीम बेटका, जहां से प्राचीनतम गुफा चित्रकला का प्रमाण हमें मिलता है। ताम्रपाषाण काल, इसके बाद से
ताम्र प्रसार काल हड़प्पा के पहले भी है और हड़प्पा के बाद भी है। उसके बाद से अचानक हड़प्पा सभ्यता दिखाई देता है हमें। यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी, इस बात का प्रमाण मिल चुका है हमें। यह भी लोकेशन बेस्ड है, यह भी लोकेशन बेस्ड है। इसको भी हम मैप के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कब जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, कब उनकी खुदाई हुई, यह कहां पर है, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, और वहां से क्या क्या हमें मिला है। इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। कब खुदाई हुई, किसने खुदाई करवाई, और वहां से क्या क्या चीजें मिला है। हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा स्थल है, भारत से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से मिले हैं। हम 3 शब्दों को ही लेकर चल रहे हैं, कब, कहां और कैसे। और जो हम लोग स्रोत पढ़े थे, पुरातात्विक स्रोत, हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या है, इसके पुरातात्विक स्रोत भी है और लिखित स्रोत भी है। लेकिन लिखित स्रोत को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसी कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। जिस पढ़ लेंगे वह ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। हड़प्पा नगरों, हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा नगरों के पतन के बाद, हड़प्पा नगरों के पतन के बाद जो इतिहास कालखंड में जो पढ़ा जाता है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह पहला टॉपिक हो गया आपका। दूसरा टॉपिक ये हड़प्पा, ये दोनों अब ये अलग अलग हैं, इनको अलग अलग हमें करके पढ़ना होता है। तीसरा टॉपिक हो गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नगरों का पतन हो गया, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, क्यों इसका पतन हुआ था। ये जो पढ़ाई करेंगे तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से होती है। वेदों और उसके जो सहायक वेद हो गए, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, इनके माध्यम से जानकारी होती है। इसलिए हम इन्हें वैदिक सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। इसके भी बारे में जो जानकारी होती है हमें पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों से जानकारी होती है, और पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को मिलाकर पढ़ने के बाद हम एक निष्कर्ष पर निकल पाते हैं। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बातों को समझ लीजिएगा, जब भी पढ़िएगा एक बार पढ़ लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है। सांस्कृतिक मतलब कल्चर, उनका धर्म कैसा है, उनका धर्म कैसा है, मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे, इनमें जो है नृत्य था कि नहीं था, जो कल्चर वाला जो पार्ट है उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आप दोनों को एक साथ पढ़िएगा, और दोनों में जो मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों को सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्रों में समानता पूछ दी जाती है और दोनों में अंतर पूछ दी जाती है। जैसे ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत की जो स्थिति थी वह उत्तर वैदिक काल में वैसे ही रही, या कि उनमें कुछ परिवर्तन आया तो उनका अधिकार बढ़ा या घटा।
इस समय ऋग्वैदिक काल में अधिकतर जो है जो व्यवस्थाएं थी वह जन में थी। जन, जनपद, कई जनों को मिलाकर जनपद। इसका कालखंड जो है ऋग्वैदिक काल का 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है, और इसका माना जाता है 1000 बीसी से 600 बीसी तक कालखंड अगर हम देखते हैं तो। और कई जनों को मिलाकर महाजनपद, महाजनपद का निर्माण होता है। यह पता हमें चलता है 6th सेंचुरीज बीसी में। यह तीसरा टॉपिक, यह एंशिएंट हिस्ट्री का चौथा टॉपिक हो जाता है महाजनपद का। 6th सेंचुरी जो बीसी है यह भारतीय इतिहास का एक क्रांतिकारी घटना है। क्रांतिकारी घटना है कैसे? वही समय था जब मनुष्य के द्वारा, या कहिए कि जो 16 महाजनपद थे, महाजनपदों में जो मगध साम्राज्य है, अवनति है, और जगहों पे तो खैर नहीं पाए जाते थे लोहा, इनके द्वारा लोहे का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया। लोहे का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया। अब जब व्यापक पैमाने पर जब लोहे का प्रयोग करेंगे तो इससे क्रांति आ जाएगी। छठी शताब्दी को राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, ये हर प्रकार के क्रांतियों के लिए जाना जाता है ईसा पूर्व छठी शताब्दी। अब ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अब प्रश्न उठेगा, प्रश्न जो है आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस सब में पूछा जाता है, ये 16 महाजनपद कौन कौन थे? यह 16 महाजनपद कौन कौन से थे? और इसी महाजनपद से मगध निकल कर आएगा। महाजनपद के बाद आता है साम्राज्य। कई जहां महाजनपदों को मिलाकर एक साम्राज्य का निर्माण होता है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, और हम उनको मैप के माध्यम से कैसे हम याद कर सकते हैं। इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं 16 महाजनपदों पर। बाकी तो हमने केवल आपको ब्रीफ दिया, समझाया, लेकिन 16 महाजनपदों को हम लोग समझ लेते हैं। 16 महाजनपदों को हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आउटलाइन मैप लिए, मैप तो अच्छे से नहीं बन पाता है, लेकिन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सोलह महाजनपद को हम कैसे याद रखेंगे? 16 महाजनपद को हम कैसे याद रखेंगे? एक आउटलाइन मैप ले लिया, और उसमें हम नाम नहीं लिखेंगे, नाम जो है नहीं लिखेंगे। आउटलाइन मैप में हम नंबरिंग कर देंगे, 1, 2,
3। ठीक है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पूरब से, यानी ईस्ट से। ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जाने का प्रयास करेंगे और महाजनपदों को याद करने का प्रयास करेंगे। आप भी इसी तरीके से पढ़िए, अगर आपके पास दूसरा भी तरीका है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से पढ़कर देखिएगा जरूर कि महाजनपद आपको एक बार में याद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। ईस्ट में सबसे जो है अंग महाजनपद है। अंग कहां पे है? वर्तमान बिहार में है, भागलपुर में है। अंग से हम थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे। अंग से वेस्ट में जाएंगे तो मगध पड़ेगा। मगध, मगध के पास में ही थोड़ा सा मगध से नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट कहिए, वहां पे आपको वज्जी संघ मिल जाएगा। वज्जी संघ मिल जाएगा। और वहीं से मगध से वेस्ट की तरफ हम निकलेंगे। मगध से हम वेस्ट की तरफ निकलेंगे हम मैप में ही, तो जो चौथा महाजनपद होगा यूपी में आ जाते हैं काशी। पांचवा महाजनपद कौशल। कौशल में रुक जाइए, कौशल में रुक जाइए 2 मिनट। कौशल में रुक जाइए और वहीं से आप देखने का प्रयास करिए। आप ईस्ट में, कौशल से थोड़ा सा ईस्ट में आप देखेंगे आपका एक मिल जाएगा मल महाजनपद। और वहीं से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे कौशल से ही, तो एक जनपद मिलेगा आपका पांचाल। पांचाल। फिर जो है आप वेस्ट में कहां से? कौशल से चलने का प्रयास करिए। देखिए आपका एक जनपद दिखाई देगा चेदी। और उसके वेस्ट में जाएंगे तो देखेंगे सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन से नॉर्थ में हम जाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। वहां पर आपका एक महाजनपद मिलेगा कुरु। कुरु जो दिल्ली वाला जो इलाका था, दिल्ली से लेके मेरठ वाला इलाका था, वहां से कुरु से हम राजस्थान साइड में जाने का प्रयास करेंगे, यानी वेस्ट में एक हमें जनपद मिलेगा मत्स्य। मत्स्य। और वहां से हम साइड में आएंगे तो हमें मिलेगा, मत्स्य में हम थोड़ा सा रुकेंगे, वहां से थोड़ा सा साउथ में हम आएंगे अवनति। और नॉर्थ में हम और थोड़ा साइड साउथ में जाएंगे तो एक जनपद मिलेगा गोदावरी नदी के तट पे अश्मक। कौशल के बगल में ही एक वत्स, छठा वत्स, सातवां मल, आठवां पांचाल, नौवां चेदी, 10वां सुरसेन, 11 कुरु, 12 मत्स्य, 13 अवनति, 14 अश्मक। फिर हम चलते हैं 15वां जो जनपद था गांधार। ये आपका उत्तर पश्चिम में मिलेगा। और
16 महाजनपद जो है अफगानिस्तान, कंबोज। ये हम मैप के माध्यम से जानने का प्रयास किए। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? 16 महाजनपद। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज क्या हैं? आप मैप के माध्यम से 16 महाजनपदों के याद करने का प्रयास करिएगा और आगे जो है हमें जानने का प्रयास करेंगे 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों अपने मगध साम्राज्य ही 16 महाजनपदों में क्यों निकलकर सामने आया। इसको हम नेक्स्ट यानी जो दूसरा पार्ट बनाएंगे वीडियो प्राचीन भारत का, उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।